वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज आवर डेलिब्रेशन नंबर 35, राइट। तो दिस इज 35 नंबर ऑन द दिस सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, एंड दिस 35 नंबर इज कमिंग बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो 35 नंबर का मतलब ये है, इससे पहले जो हम कुछ आपको ये कुछ हेल्प कर चुके हैं, तो ये सीक्वेंस में है, स्टडी नोट्स को देख के आप कर सकते हैं। आपका आज एक मच अवेटेड टॉपिक जो हम चल रहे थे वो ट्रांसफर प्राइसिंग की बात अब हम करेंगे। हम अभी जो चल रहे थे हिस्ट्री नोट 2 पे, और हमने 2.1 आपका ख़त्म कर दिया था, सारे एनालिसिस वगैरह, कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। नाउ वी आर ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ द स्टूडेंट कंसिस्टेंटली कि this transfer pricing is a much technical topic, and you should in fact guide us. So that I'm moving on transfer pricing, but in fact for before moving to transfer pricing, I in fact uh, I have to clear one doubt or just related to previous deliberation, जिसमें एक कुछ लोगों का जो था वो आ रहा था, उनका क्वेरी आ रहा था उसके लिए लेके। तो वो मैं पहले आपको डिस्कस करूंगा, फिर मैं चलूंगा आपको ट्रांसफर प्राइसिंग लेके। ट्रांसफर प्राइसिंग आपका शुरू करेंगे 2.2 में, लेकिन इससे पहले जो हमने कुछ एक ये आपका एक सवाल था, उसमें बड़ी इशू थी, बच्चों की दिक्कत आ रही थी। तो ये उसमें ये वाला जो सवाल था, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर, तो इसमें 45 नंबर का जो सवाल था, इसका एक लास्ट पार्ट जो था उसमें बार बार लोग कंफ्यूज हो रहे थे, और मैंने वो कहा भी था कि यही इसमें ट्रिकी पॉइंट है, बाकी तो सब आसान काम है। तो इसमें जो ये थर्ड वाला प्रपोजल है, मैं जस्ट आपको क्लैरिफाई कर दूं, जो ये थर्ड वाला प्रपोजल है, इसको लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको ये 120% कैपेसिटी पे ले जानी है, 100% कैपेसिटी आपके पास है, आपको 40 प्लस 80 मतलब 120 पे आपको मूव करना है। तो 120 मूव कहाँ से होगी? तो 10% तो कैपेसिटी आएगी, आपको एक प्लांट लगाना पड़ेगा, एक प्लांट लगाना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी 65,000 रुपये। और रिमेनिंग 10% जो है, रिमेनिंग 10% वो ओवर टाइम को काम करने से आएगी। मतलब ओवर टाइम में आप काम करना पड़ेगा, तो आपको ओवर टाइम काम करके 10% कैपेसिटी आप यहाँ से फुलफिल कर ले जाएंगे। तो इसमें आपके डाउट आते हैं बहुत सारे। इसमें डाउट ये आता है कि इसमें जो ओवर टाइम का रेट है वो है 150%, ठीक है। तो ये जो 10% एफिशिएंसी आपकी, या सॉरी कैपेसिटी आई शुड से, ये जो कैपेसिटी है ये ओवर टाइम से कितने परसेंट आएगी? 10%। और 10% आएगी ये एडिशनल प्लांट से। तो इस वाली में डाउट रहता है कि भाई ये कैसे कैसे ये कैलकुलेट होता है। तो 1.5 टाइम जो है आपका, ये नॉर्मल टाइम रहेगा, वर्किंग ओवर टाइम जो है 1.5 टाइम रहेगा, मतलब 1.5 गुना। कितने गुना? 1.5 गुना। तो इसमें जो बच्चों का ये डाउट था कि भाई आपने ये वाला जो लिया हुआ है, ये जो ओवर टाइम प्रीमियम है, ये कैसे कैलकुलेट किया है, ये वाला कैसे कैलकुलेट किया है, पॉइंट 15 क्यों आया ये, या पॉइंट आप मतलब इसको कैसे करते हैं आप, ये मान लीजिए। तो मैंने आपको ये बताया था पहली क्लास में भी कि जो आपका, देखिए आपका 100% पे आपका जो है, यहाँ पे आप 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो इस पे जो आपका लेबर का जो खर्चा है वो आपका कितना है? 3 लाख है। तो अब 3 लाख में आपको आपको 10% और बढ़ाना है भाई। यहाँ ये जो हुआ, ये आपने 120 गुना इसको कर दिया, 1.20 कर दिया, ठीक है। तो जो ये 60 है, ये वाला 60 जो है, ये जो 1 पॉइंट, जो ये 20% बढ़ा यहाँ पे 1.20 करने से, इसमें क्या हुआ है कि भाई एक कैपेसिटी तो इसमें किसकी है? मशीन की है, और एक है ओवर टाइम की। तो मशीन वाली तो नॉर्मल रहेगी भाई, इसमें जो ये 60 है, इसमें 30 या 0.30 कर लो, और 0.30, ठीक है, ये दो हो जाएंगी हैं। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि भाई ये वाला जो ओवर टाइम है 0.15 क्यों आया, 0.15 क्यों आया, ये हमें बताना है। तो देखो उसमें कहा था कि 1.5 गुना हमें ओवर टाइम लेना, मतलब 1.5 गुना रेट लगेगा। तो जो ओवर टाइम है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो क्या होगा 100%, और एक क्या होगा 50%, ठीक है। तो आपका जो 100% है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ये इसके साथ, जो आपने ये दिया है। और जो 50% है इसका 30, मतलब देखो ये वाला, अगर ये वाला मैं मान लूँ, ये वाला तो नॉर्मल हो गया किसके साथ? ये वाला नॉर्मल हो गया आपका किसके साथ? आपकी उसके क्या बोलते हैं, प्लांट की वजह से आपकी
जो एफिशिएंसी बढ़ी उसके साथ लेबर टाइम अटैच हो गया या लेबर कॉस्ट अटैच हो गई। ओवर टाइम में जो है दो कंपोनेंट बने, 150 गुना आपको मतलब 1.5 गुना देना है, तो एक कंपोनेंट तो ये वाला हो गया 30 जो 0.30 है जो इसके साथ चला गया, तो रिमेनिंग जो 50% है वही एडिशनल होगा। तो आपको जो इसका 10% अगर आप देखोगे, इसका 10% अगर देखोगे इसका, तो कितना होगा, 0.3 होगा। और 0.3 का अगर आप 50% क्यों करेंगे इसमें, 50% मैंने कहा था कि 50% ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको 1.5 टाइम्स लग रहा है। 1 टाइम्स तो यहाँ एब्जॉर्ब ऑलरेडी हो चुका है इस वाले में, हाफ टाइम्स यहाँ आएगा, तो ये आपका 0.15 हो जाएगा, इस तरह से ही आएगा। तो आपको ये बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो ये आपका ये इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0.15 नहीं होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए, जबकि ये एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही किया हुआ है सवाल। तो ये क्लैरिफिकेशन था जो आपको सोचना है ठीक से। इसमें जो ये लेबर का जो 0.6 है ना, ये 0.6 जो बढ़ रहा है, तो 10% जो लेबर की वजह से हो रहा है, ये मान लो 10% जो है ये तो प्लांट वाला है, ये नॉर्मल रहेगा। अब जो ये आपका ओटी वाला है, ओटी वाले में आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो हो जाएगा आपका नॉर्मल वाला, ठीक है, या 100% जिसको आप कह लो 100% वाला, और एक हो जाएगा 50% वाला, 150 गुना जो होगा ना भैया, 1.5 टाइम्स। तो ये जो 100% है, तो दिस इज इसमें 0.3 हो जाएगा, 0.3 तो ये हो जाएगा, और 0.15 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक था। अब मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक्स है। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग हम क्यों करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है कि जब आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मतलब क्या होता है कि आपका इसमें क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल लेवल पे एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझें किस तरह से ये काम करता है कि भाई आपका जो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, फिर यहाँ इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, स्ट्रेटजिक यूनिट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को हम कैसे करें, क्योंकि आपका जब जो मॉडर्न प्रोसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। मान लीजिए आपके आपके पास मान लीजिए ए बी सी डी ई इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें मान लो कुछ ये कुछ बनाता है, उसकी इनपुट यहाँ जाती है, फिर मान लो इन दोनों की इनपुट फिर यहाँ जाती है, ठीक है, फिर ये इसको प्रोसेस करता है, फिर ये इसको ई को देता है, और ये वाला डिपार्टमेंट मान लीजिए आपका एक कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो अब क्या है, अल्टीमेटली रेवेन्यू तो यहाँ आ रहा है इसको, ठीक है, लेकिन काम तो ये भी कर रहे हैं, ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या है भाई, इसके लिए कस्टमर तो ये मार्केट में बिकेगा, लास्ट डिपार्टमेंट जो होगा आपका वो मार्केट में बेचेगा जाके सेलिंग के थ्रू। लेकिन जो ये बीच के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं ये भी तो काम कर रहे हैं, तो इनके लिए कैसे, इनकी इसकी परफॉर्मेंस तो यहाँ से पता चल जाएगी। इनकी परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें ऐसा प्राइस लेना पड़ेगा कि जो ये एक ए वाला सी को सामान बेच रहा है या बी वाला जो डी को सामान बेच रहा है, ये किस रेट पे इसको ट्रांसफर करें अपने जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे कि इसको रियल में इसको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस क्या है। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जाते हैं और एक एक डिपार्टमेंट्स को एज ए प्रॉफिट यूनिट हम मानते हैं या प्रॉफिट सेंटर मानते हैं, तब हमें ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत पड़ती है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब जैसे आप नाम से जानते हैं, एक तो इसमें कोई ट्रांसफर हो रहा होगा, कोई चीज ट्रांसफर हो रही होगी, उसकी प्राइसिंग निकालना है। तो उसकी प्राइसिंग हम कैसे करें, मान लीजिए इंटरनल इंटरनल एक तरह से इंटरनल सेल है डिपार्टमेंट्स के बीच, और क्यों है, क्योंकि हम उसकी क्या जानना चाहते हैं, हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, हम उसकी क्या जानना चाहते हैं, ये क्या होता है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन और डिपार्टमेंट। भाई क्यों करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, हम मेजर करना चाहते हैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की और डिवीजन की, जिससे हम उसको पकड़ सकें या उसको रिवार्ड कर सकें कि भाई तुम्हारी वजह से ये तुमने अच्छा काम किया है या तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ है, तो उसकी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या हुआ, ए प्राइस दैट नोशनल एट वैल्यू, नोशनल मतलब इसमें कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा आपका, ये जस्ट ए सी को दे रहा है या बी डी को दे रहा है या सी डी को दे रहा है, दीज आर द इनफैक्ट इंटरनल ट्रांसफर, देयर इज नो रियल कैश फ्लो, बट दीज आर इनफैक्ट अकाउंटिंग के व्यू से ये एक दूसरे के इंटरनल कस्टमर टाइप के हैं। आप ये मान लीजिए सप्लायर और कस्टमर ये बन रहे हैं, जिससे इनकी
आपकी परफॉर्मेंस मेजर होगी, जिसमें गुड्स और सर्विस को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन ए डिवीजन इन डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो बड़े कॉर्पोरेट्स आपके हो रहे हैं या जो बड़े प्रोसेस वाले डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे आजकल तो इतना ऐसा है ही नहीं कि आप एक मशीन से कुछ बना पाए। देयर इज लॉट ऑफ सीरीज ऑफ द प्रोसेस दैट इन फैक्ट ट्रांसफॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो इंटर डिपार्टमेंट टाइप का एक सेल प्राइस है जो कि नोशनल है, जिससे कि हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकता है। ये मेरे हिसाब से यू हैव आल्सो इनफैक्ट स्टडी इन 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 केस ऑफ जब इंटरमीडिएट लेवल पे आप रहे होंगे तो यू ऑलरेडी आई थिंक यू हैव रीड ऑल दोज थिंग। तो द प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट फिक्सेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस तो डिविजनल ट्रांसफर के लिए कहते हैं। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत तो मैंने वही बता दी कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं। तो क्या है इसके कुछ ये बताए हैं इन्होंने कि ट्रांसफर प्राइसिंग शुड बी हैव द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द डिविजनल परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी बात तो यही है। ये क्या है, डिविजनल मैनेजमेंट को एक तो मोटिवेट करता है। भाई इंडिविजुअल लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस आ रही है तो हर एक आदमी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा अच्छा करने से। अब मान लीजिए अगर ये यहीं पे प्रोडक्ट सेल हो रहा होता तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का पता ही नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरह से उसको एक मोटिवेट करती है, डिविजनल ऑटोनोमी देती है। भाई डिविजनल मैनेजर जो है अपनी अपनी जो यूनिट का वो हेड है, वो उसे पता चलता है कि भाई मैं कितना काम कर रहा हूँ, मुझे किस तरह से और काम करना चाहिए, या मुझे कितने में अपना प्रोडक्ट रियल में बेचना चाहिए, मैं क्या कंपनी के लिए कंपनी को क्या कमा के दे रहा हूँ। और ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो अलाउ करना चाहिए गोल कॉन्ग्रुएंस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सेंट्रल गोल है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल, वो डिवीजन के गोल्स हैं, वो उसको सपोर्ट करने चाहिए, वो मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस डिवीजन की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो गई लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो जाती है यूनिट की। तो सारी परफॉर्मेंस जो है, सारी परफॉर्मेंस ऑल डिवीजन शुड बी अलाइन विद द अल्टीमेट इनफैक्ट दिस अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको कहते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो आप इसको ये समझ लीजिए। तो मैंने बेसिकली आपको देखना है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक तरह का टूल है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा तेज चलता हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। टू एवेल्युएट द करंट परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। जो मैंने आपको इसका गोल में शुरू से ही बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिवीजन की ये परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है। ठीक है, उसको उसको फिक्स करने के लिए करते हैं। टू इम्प्रूव द प्रॉफिट पोजिशन, ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट पोजीशन, जो आपके इंटरनल डिपार्टमेंट हैं उनकी उनकी जो एक दूसरे में कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उन्हें पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। टू असिस्ट इन द डिसीजन मेकिंग, पर डिसीजन मेकिंग में तो बहुत हेल्प कर देगी आपको, क्योंकि आपको चूंकि कॉस्ट का डाटा जो है बहुत एक्यूरेट मिलेगा, तो आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को आसानी से मतलब एसेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ रिटर्न ऑन द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जहाँ पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ भी आपको जहाँ इसके रिसोर्सेज हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करती है। मेथड में आप जानते हैं कि बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो प्राइसिंग के बेस पे हो सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट जिस कॉस्ट पे आ रहा है उस कॉस्ट पे आप दे दें। दूसरा हो सकता है कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस में नॉर्मली आपका क्या करते हैं, कॉस्ट और जो भी कॉस्ट आपकी आ रही प्लस 10% आप मार्जिन ले लेते हैं, इस तरह से करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो साइंटिफिकली आपकी जो डिटरमिनेंट कॉस्ट होती है, ये हम आपको आगे अगले चैप्टर में आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट जो आप जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है बेसिकली, उसके बेस पे आप करते हैं, क्योंकि आपको मानना होता है, मार्जिनल कॉस्ट ये मानता है कि आपकी जो जो फिक्स कॉस्ट है, वो एक पीरियड की होती है और वो पीरियड में अब्जॉर्ब होती है, तो हम मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, मार्केट प्राइस को भी आप ले सकते हैं। आपस में यूनिट जो है, डिवीजन है, नेगोशिएट कर सकती हैं। मान लिए ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, इसका जो मैनेजर है आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट में कितने का तुमसे लूंगा। ठीक है, और प्राइसिंग बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते हैं, दिस द कॉस्ट ऑफ द दैट द अल्टरनेटिव विच फोरगोन। मतलब आप एक चीज को सेक्रीफाइस करते हैं अगर दूसरी चीज को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आप बैंक में एफडी कराते हैं,
और एक एक म्यूचुअल फंड आपके पास खरीदने का ऑप्शन है। तो मैं अगर बैंक में जाता हूँ तो मुझे 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा करेगा, 15% का मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 15% है, और यहाँ एफडी में 6% मिलेगा, ये फिक्स है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ और अपने पैसे लगा देता हूँ तो आई कैन नॉट डू दिस। तो यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मैंने लॉस्ट कर दी। तो दिस इज कॉल्ड माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द 6% इन दिस केस। तो सिमिलरली द नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव था उसकी आपकी जो अपॉर्चुनिटी फोरगोन हुई उसकी कॉस्ट को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये आगे इनको कॉस्ट जो हमने मेथड पढ़े हैं, ये सारे प्राइसिंग के जो पढ़े हैं उनको ये बता रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो इसमें आप ट्रांसफर प्राइस को इंटर डिविजनल कॉस्ट जो आपकी आती है उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ के एक तरह से उसको चार्ज कर लेते हैं। कॉस्ट प्लस मेथड में आप जो भी कॉस्ट आपने फिक्स की है उस पर एक प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो आप अपना फिक्स करके चार्ज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आप जानते हैं, जो साइंटिफिकली स्टैंडर्ड आपकी कॉस्ट अगर आपकी आती है, जो आप पहले से ही एक किसी चीज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं उसको चार्ज कर लेते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट में तो आप क्या करते हैं, केवल जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको चार्ज करते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो अनअवॉइडेबल होती है और उसको पीरियड में हम चार्ज करते हैं। तो उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ये कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट को ही आप यूज करते हैं, तो उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। कई कई बार आप मार्केट प्राइस यानी ट्रांसफर प्राइस ले लेते हैं। अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस। जो मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस है वही दूसरी डिवीजन जो है उससे चार्ज कर लेती है इंटरनली। तो ये एक तो गुड इनिशिएटिव है वैसे तो परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक कम्पिटिटिव प्राइस पे मिल रहा होता है, तो आपको एक अच्छा वो मिलता है। लेकिन जो बाइंग डिवीजन है वो रिलक्टेंट होती है, वो कहती है कि भाई मैं मार्केट से खरीदना है तो मैं तुमसे क्यों खरीदूं। दूसरा क्या होता है इसमें, आपके एस&डी के एक्सपेंडिचर जो हैं, क्योंकि आप तो इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मार्केटिंग जो आपको मान लीजिए ये प्रोडक्ट ए डिवीजन है, ये बी डिवीजन है, कोई प्रोडक्ट इसको ट्रांसफर कर रही है और एक यहाँ मार्केट वाला मिल रहा है। तो मार्केट में जो जो प्राइस आ रहा है उसमें तो एस&डी मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी चार्ज हैं, तो इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज आइडियली नहीं होनी चाहिए। तो ये मार्जिन जो आपके ट्रांसफर प्राइस है वो इस तरह से फिक्स होना चाहिए जो कि बहुत ही रीजनेबल। ये इट इज़ अ वेरी वेरी इनफैक्ट साइंटिफिक थिंग। और यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट की जो है या आपकी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, आप ये करिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उसके लिए डिसीजन होता है कि वो आपका सोचे कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुली इसको करना होता है हर चीज़ को देखते हुए कि कहाँ की क्या चीज़ें किस, अगर मार्केट प्राइस ले रहे हैं तो एस&डी नहीं लेना चाहिए आइडियली। इस तरह से आपकी थिंक डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खाली आपको गुणा भाग नहीं करनी है। यू आर नॉट ए अकाउंटेंट सिंपली, you are the accountant, management accountant. So you have to accounting for the management to give them. So this is the things, these are the things, these are the rationale behind it, and we should do like this. This this is the reason why we are not doing this thing or that thing, or we are doing this thing or that thing. So you have to be, in fact, available to the management with the regions to guide them and to in fact टू गिव ए हाइट। क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल की आपने अगर विजन मिशन वैल्यूज कभी पढ़ी होंगी अपने इंस्टीट्यूट की, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो आप जाके पढ़िए उनको। आप उसमें पाएंगे कि आप जो है आप एक वैल्यू क्रिएटर रहेंगे। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू क्रिएटर की तरह काम करना है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि एक्चुअल कॉस्ट जो है फ्लक्चुएटिंग हो, मार्केट की भी कॉस्ट जो है फ्लक्चुएटिंग करती रहती हैं। कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपको कुछ जो है आपको उनके मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन द ट्रांसफर प्राइस आर द गुड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सेलिंग एंड वाइड डिवीजन। तो उसके बाद ये एक इंसेंटिव तो देता है और कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान रहते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। कुछ का है कि भाई बाइंग डिवीजन आपका रेजिस्टेंस कह सकती है कि भाई जब मुझे मार्केट से खरीदना तो मैं तुमसे क्यों खरीदूं। ठीक है, कुछ प्राइस जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसके प्राइस आपके पास शायद अवेलेबल ना हो। ठीक है, और मार्केट टर्म जो मार्केट प्राइस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मार्केट प्राइस बहुत वेरी करता है, क्योंकि वो आपके
बहुत डिस्काउंट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हैं उसके हिसाब से चलता है। जैसे होलसेल प्राइस अलग चीज़ है, रिटेल प्राइस अलग चीज़ है, ठीक है, एक्स फैक्ट्री प्राइस अलग चीज़ है। तो एक वेग टर्म है, मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए ये एक देखने वाली बात होती है। मैं मतलब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक सब्जेक्टिव है, मतलब आपको देखना है कि अ, मतलब आपका जो मार्केट प्राइस है वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी रेशनल बिहाइंड इट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा आपका मार्केट प्राइस में नॉट बी अवेलेबल फॉर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में आपको अवेलेबल ही नहीं है उनका प्राइस। मार्केट प्राइस जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। मार्केट प्राइस में नॉट बी असर्टेनेबल इजीली, कई बार इतना आसान भी नहीं होता कि आप मार्केटिंग प्राइस मतलब मार्केट का प्राइस ले लें, ठीक है। एक नेगोशिएटिंग प्राइस होता है, नेगोशिएटिंग प्राइस में मतलब नेगोशिएट मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, आपस में मोल भाव करना। तो इस मेथड में क्या होता है, बाइंग डिवीजन और सेलिंग डिवीजन के जो मैनेजर हैं, बाइंग और सेलिंग डिवीजन के मैनेजर, दे कम्स एंड दे इनफैक्ट इवॉल्व देयर प्राइस, तो उससे वो नेगोशिएटेड प्राइस करते हैं। इसमें केयर मैनेजमेंट को यही करनी होती है, या जो भी इसमें प्रोसेस को करा रहा है, कि वो बेस्ट और रीजनेबल है। The main limitation of this method is lot of time spent by the both negotiating parties in fixation of negotiated price. Negotiating skill are required for the manager for arriving the mutually accepted price. एक मैनेजमेंट टेक्निक है, नेगोशिएटिंग स्किल जो है दोनों को आनी चाहिए, तभी वो सही से प्राइस कर पाएंगे। भाई आप कर क्यों रहे हो, क्योंकि करिए इसलिए रहे हो आप एग्जैक्टली अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो। भाई जो आपका ये पेपर चल रहा है, पेपर का नाम ही डिसीजन मेकिंग है, और एक ट्रांसफर प्राइसिंग आप जो पढ़ते हैं वो आप एक उसमें भी पढ़ते होंगे, आपके टैक्सेशन में भी ट्रांसफर प्राइसिंग होता है। जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 92 जो आपके इनकम टैक्स के 1961 के, तो उसमें भी एक कॉस्ट प्लस मेथड आता है, उसमें भी ट्रांसफर प्राइस का, जिसमें आपका वो वाला ट्रांसफर प्राइसिंग जो है, और जिसमें आप आर्म लेंथ पे ले जाके उसको करते हैं, तो वहाँ भी ये होता है। लेकिन ये थोड़ा सा अभी हम कॉस्ट तक ही रखेंगे, और प्राइसिंग बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने आपको बताया था एफडी वाला एग्जांपल लेके। तो ये क्या करता है, दिस मेथड रिकॉग्नाइज द मिनिमम प्राइस दैट द सेलिंग डिवीजन इज रेडी टू एक्सेप्ट एंड द मैक्सिमम प्राइस दैट द बाइंग डिवीजन इज रेडी टू पे। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। बेसिकली ये सिचुएशन जो इन्होंने यहाँ दी है ना, ये सिचुएशन बहुत ही बेस्ट है, कि ये मिनिमम मिनिमम प्राइस दैट द सेलिंग डिवीजन एक्सेप्ट टू विलिंग टू सेल, और मैक्सिमम प्राइस द बाइंग डिवीजन इज रेडी टू पे। तो दिस इज द बेसिकली बेस्ट सिचुएशन, लेकिन इसको लाना इतना आसान नहीं होता। मतलब ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है। इट इज वेरी क्लियर दैट द फिक्सेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज a very delicate decision, it is a very complex decision basically, and it affects your parameters, it affects your human relations। तो इसके इफेक्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही परफेक्ट रहेगी जितने आपके ट्रांसफर प्राइसिंग आप परफेक्टली अपने डिटरमाइन कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। There might be a clash interest between the selling by division, hence while the fixing the transfer price overall interest of the organization, जो गोल कॉन्ग्रुएंस वाली बात कही थी, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से एक छोटी छोटी थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन बताता हूँ, ये आपने इंटरमीडिएट लेवल पे ही पढ़ी होगी। आप इसके छोटे छोटे प्राइस जो है, बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, क्या क्या इसके फायदे हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड है। तो आप ये सब मेथड देख सकते हैं, कॉस्ट से रिलेटेड मेथड है, ठीक है, आपके मार्केट से है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, इस तरह की चीज़ें आप शॉर्ट नोट में इसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो न्यूमरल पोर्शन है उस पर लेके चलता हूँ। तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 47 जो ट्रांसफर प्राइसिंग का है, ये आपकी स्क्रीन पे है। योर कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फॉर इट प्रोडक्ट ऑन द कॉस्ट बेसिस पे हम करते हैं, या बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा मॉडल क्या है जो हमने पढ़ा था, कॉस्ट प्लस वाला, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारा कॉस्ट प्लस ROI, इसके बेस पे हम ट्रांसफर प्राइसिंग निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, 1982 और 81 का डाटा दिया हुआ है, तो ना बड़ा पुराना डाटा है, सवाल जब साहब ने बनाया होगा किसी ने तब से ही पढ़ा हुआ होगा। तो फिक्स एसेट जो है 5 लाख के हैं, करंट एसेट 3 लाख के हैं, डेटर 2 लाख रुपए के हैं। तो आपके एसेट कितने इम्प्लाई हो गए टोटल, 10 लाख के एसेट आपके इम्प्लाइड हो गए। ठीक है जी, कितने लाख के हो गए, 10 लाख के। आपके एसेट कितने लगे हुए हैं, 10 लाख रुपए के लगे हुए हैं। तो ये आपका कैपिटल एक तरह से लगा हुआ है।
एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ डिवीजन 8 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 10 रुपए है, बजटेड वॉल्यूम 4 लाख पर यूनिट है। ओहो, एक स्टूडेंट का फोन आया था, आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो द कंपनी फिक्सेज द, अगेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, the your company fixes the interdivisional price for the product on the basis of cost plus return on the investment of the division. The budget for the division is given below. Fixed asset is 5 lakhs, current asset is 3 lakhs, and this debtor is 2 lakhs. So this is the asset or the in fact investment you put in the company is 10 lakhs. So if you just sum these three, and fixed cost is 8 lakhs, variable cost of the product is 10 रुपए per unit, budgeted volume is 4 lakh per year, desired return of investment is 28%। तो आपको ट्रांसफर प्राइस निकालना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपका सिंपल जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है प्लस फिक्स कॉस्ट है प्लस आपका ROI है, ये हो जाएगा। ठीक है, ROI कितना चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट दी हुई है 10 रुपए, प्लस फिक्स कॉस्ट जो है ये दी हुई है 40,000 यूनिट की 8 लाख रुपए, 4 लाख सॉरी 8 लाख यूनिट की 4 लाख है, तो 8 लाख 8 लैक्स डिवाइडेड बाई 4 लैक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 लैक्स, और यहाँ आपका कितना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 लैक्स की है जो एसेट हमने निकाले थे, और उस पर 28%, तो ये टोटल आएगा। इसको आप कितने यूनिट बना रहे हैं, आप यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे 4 लाख। ठीक है, आप बना रहे हैं 4 लाख, तो इससे आपको निकल आएगा, तो इससे आपका क्या आएगा 10 + 2, और इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा, कैलकुलेट करिए, दिस विल कम टू 0.7। ठीक है, तो आपकी क्या कॉस्ट आ गई 12 रुपये 70 पैसे, 12 रुपये 17 पैसे इज द योर ट्रांसफर प्राइस। तो ये ट्रांसफर प्राइस इज द 12 रुपये 70 पैसे। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल, एंड दिस कम्स इन द, आपके उसमें आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, और जब कभी आप आगे एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये सवाल मिलते हैं, इस तरह के सवाल जो आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कॉस्ट प्लस मेथड का ही एग्जाम्पल है जो हम ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल पे लेके चलता हूँ। Now we are moving on the illustration number 48. Transferor Limited has two process, preparing and finishing। दो प्रोसेस ये करते हैं, जो आपका ट्रांसफरर लिमिटेड है, ये कंपनी जो ट्रांसफर करेगी, बेसिकली ये प्रिपेयरिंग का एक प्रोसेस है और एक फिनिशिंग का प्रोसेस है। Sorry, there are two processes. One is the preparing process and another is the finishing process. The normal output per week is the 7,500 unit as computed at the capacity of 75%। 75% पे ये this 7,500 यूनिट बनाते हैं, तो 100% पे कितनी बना रहे होंगे, 10,000 बना रहे होंगे। हालांकि ये जरूरत पड़ेगी इस डाटा की कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं जस्ट वैसे ही कह दे रहा हूँ। ये सब आपके, जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो आपके दिमाग में चलनी चाहिए मैथमेटिक्स बहुत तेज, जैसी कुछ आए आप एक डाटा अपना अलग से बना दो तुरंत। ट्रांसफरी लिमिटेड, जिसको मतलब ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफरर होता है जो ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफरी जिसको होता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए ये आपका ट्रांसफरर ये मान लीजिए ये ट्रांसफरर जो है ये इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफरी लिमिटेड हैज प्रोडक्शन प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है इसमें इनको प्रॉब्लम है, एंड रिक्वायर 2000 यूनिट पर वीक फॉर प्रिपेयर्ड मटेरियल। ये जो प्रिपेयरिंग वाला मटेरियल है इसको 2000 यूनिट चाहिए इसको पर वीक। द एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर वन ऑफ द प्रिपेयर्ड यूनिट ऑफ द ट्रांसफर लिमिटेड एट द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज गिवन। जो ये दिया हुआ है, मटेरियल आपका 2 रुपये 100% वेरिएबल है, लेबर आपकी 2 रुपये, वेरिएबल 50% है, तो 50% फिक्स होगा। सिमिलरली आपका ओवरहेड है ₹4 पर यूनिट एंड 25% इज वेरिएबल। तो इफ आई फाइंड द वेरिएबल एंड इनफैक्ट फिक्स्ड कंपोनेंट, तो वेरिएबल के हिसाब से देखते हैं तो 2 रुपये तो ये हो गए, यहाँ पे 1 रुपया होगा वेरिएबल, और यहाँ पे भी 1 रुपया वेरिएबल होगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई पर यूनिट वेरिएबल, 4 रुपये हो गई। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी आपकी, 4 रुपये होगी। और टोटल, अगर आप टोटल कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, अगर आप टोटल कॉस्ट को देखें तो 2 2 4 8 रुपये हो गई। दिस इज द 8 रुपीज, राइट। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई 8 रुपीज, एंड द वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गई 4 रुपीज।
द सेल प्राइस ऑफ ए completed यूनिट ऑफ ट्रांसफर लिमिटेड इज 16 रुपीज विद प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज। यानी कि आप ये क्या कह रहा है कि आपके जो आपका टोटल कॉस्ट है, इस कॉस्ट के अलावा, ये तो कॉस्ट आपने फिक्स और वेरिएबल दोनों निकाल ली, इसके अलावा जो कॉस्ट सारी मिला दें तो इनको 12 रुपये कॉस्ट आती है प्लस 4 रुपये प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है इनका। कंस्ट्रक्ट द इफेक्टिव construct the effect on the profit transfer limited for 6 month, 6 महीने के लिए बताना है, पर 25 वीक की साइकिल है। for supplying to the transfer limited with the following alternative as a transfer price per unit। कह रहा है कि इनके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा ट्रांसफर लिमिटेड के। ट्रांसफर लिमिटेड मतलब जो यूनिट, जो डिवीजन आपकी प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेगी, और कितने दिन के लिए करना है, 25 वीक के लिए करना है, आधे आधे साल के लिए। ठीक है, तो अगर ये मार्जिनल कॉस्ट पे करेंगे तो क्या फर्क आएगा बताइए भाई। अगर ये मार्जिनल कॉस्ट पे करेंगे तो क्या फर्क आएगा, इनके प्रॉफिट पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, सिंपल वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करेंगे तो 4 रुपये ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा, फिक्स कॉस्ट जो होगी, फिक्स कॉस्ट जो होगी वो तो पीरियड में अब्जॉर्ब करेंगे जितने भी टाइम की है। तो जब ये मार्जिनल कॉस्टिंग पे ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आपको कोई फर्क नहीं आएगा प्रॉफिट पे। ठीक है, अगर ये मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25% पे कर रहे होंगे तो मार्जिनल कॉस्ट इनकी कितनी है, 4 रुपीज, और 25% उसका कर रहे होंगे तो 25% अगर करेंगे आप 4 रुपीज को 25% यानी कि 1। ठीक है, 1। अच्छा, तो इनके टोटल प्रॉफिट पे कितना फर्क आएगा, 1 रुपए का इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, 25% का मार्जिन है जो ये ले रहे हैं, ये आपका 1 रुपए का प्रॉफिट इनका बढ़ जाएगा। अभी कितनी यूनिट देंगे, देखो 2000 यूनिट देंगे पर वीक और 25 वीक के लिए, तो दिस 1 इंटू 2000 इंटू 25। ठीक है, तो कितना फर्क आएगा, 50,000 इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, 50,000 प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% ऑन द रिटर्न ऑफ कैपिटल, एज्यूम दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड इज दिस 20 लैक्स। तो इस केस में क्या आएगा, इसमें क्या होगा, देखो इनका मार्जिनल कॉस्ट तो 4 रुपए है, यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 15% रिटर्न ऑन द कैपिटल, तो कैपिटल आपकी कितनी इम्प्लाई है, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख पे 15% अगर ये करते हैं तो इनका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, देखो मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए होगी, प्लस मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई, 4 रुपए होगी, प्लस आपका जो 20 लाख है, 20 लाख, इस पे कितना रिटर्न ले रहे हैं, 15%। ठीक है, और कितने यूनिट बनाएंगे ये बनाएंगे मतलब कितने यूनिट में ये हमें एब्जॉर्ब कराएंगे इसको, ये हो गया 2 25 दूनी 50,000। ठीक है, तो 50,000। ठीक है, 50,000 यूनिट आप बनाएंगे। और देखो ये जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये 15% जो है ये रिटर्न एनुअल है ये, और हम जो ये काम कर रहे हैं 6 महीने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 6 मंथ के लिए, तो ये जो है इसको इसको 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 3 रुपए इधर वाला, और ये तो 4 है, ये तो आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा, 3 रुपए से बढ़ जाएगा। तो 50,000 यूनिट पे आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ये बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने से, 1.5 लाख रुपए से, 1.5 लाख रुपए से जब आप ये करेंगे। ठीक है, तो ये 3 सवाल मैंने कराए, मैं मतलब 3 आपके ये पार्ट मैंने कराए, तो इनके आंसर देखता हूँ मैं। ठीक है, इनके आंसर देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये तो इन्होंने निकाला, ट्रांसफर्ड यूनिट कितनी होगी, 25 इंटू 2000, 25 वीक्स के लिए आपको 2000 यूनिट पर वीक चाहिए, तो 50,000, और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आपका 75,000 है, क्योंकि आपको 4 रुपये पर प्रॉफिट यूनिट मिल रहा है, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 7,500 यूनिट्स, तो for 25 weeks, so it is just coming at the marginal costing effect on the profit of the, if the transfer pricing marginal costing, if you are doing the transfer pricing at marginal costing, there shall be in fact 4 rupees of your transfer cost, and transfer pricing पे there shall be no effect on the profit of transfer limited, कोई भी फर्क नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट जो था वो कितना आया था, 50,000 आया था, क्योंकि हमने ये मार्जिनल कॉस्ट का 25% आपका
मार्जिन ले लिया था, तो मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है आपकी पर यूनिट, तो आप 25% लेंगे तो 1, और आप यूनिट कितनी सप्लाई कर रहे हैं 50,000, ठीक है। तो इसलिए आपको कितना आ गया, ये प्रॉफिट आपका आ गया कितना, 50,000 रुपये बढ़ जाएगा आपका प्रॉफिट। थर्ड में आपका जो था मैंने बताया था 15% जो आपने रिटर्न लिया था 20 लाख रुपए पे, तो आपकी ये 7 रुपए आई थी। अब एग्जिस्टिंग कॉस्ट आपकी 4 रुपए चली थी, तो आपका 3 रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आपका कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, 1.5 लाख रुपए, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। 1.5 लाख रुपए आपको मैंने निकाल के जो दिखाया था वो इस तरह से आ गया। अच्छा, अब पढ़ता हूं मैं, 3 तो पार्ट मैंने पढ़े थे, चौथे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे अगर आप करते हैं, ये फोर्थ पार्ट में कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे अगर करते हैं आप, तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे आप अगर करेंगे तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, आपको देखो एग्जिस्टिंग कॉस्ट में तो आपकी 8 रुपए आ रही है कॉस्ट, वही देखो आप, ये 8 रुपए आ रही है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो 4 रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 50,000 यूनिट पे आपका 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम जो भी सारा ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग को एज ए बेस समझ लीजिए आप, मोटे तौर पे जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्ट पे आपको क्या मान लीजिए, उसको उसको बेस मान लीजिए, उसके कंपैरिजन में ये हम पूरा सवाल आगे लेके चल रहे हैं। तो मतलब अगर हम 25% मार्जिन बढ़ाएंगे तो हमारा 5 ये प्रॉफिट बढ़ेगा 50,000 से, अगर हम आपका 20 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 15% का अगर रिटर्न लेंगे, वो आपको इस तरह से आपका 1.5 लाख का बढ़ेगा। अच्छा, ये 0.5 क्यों आया पता है आपको, क्योंकि आप जो है 25 वीक्स के लिए ये काम कर रहे हो, मतलब 6 मंथ का जो पीरियड दिया है, तो ये 0.5 इसलिए लिया कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो साल भर रहेगा, तो हमें केवल कंसीडर करना है आधे साल का, या 6 मतलब आपका 6 महीने का या 25 वीक का, ठीक है, तो इसलिए आ रहा है। ओके, और आप अगर पूरा एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट तो आपकी 4 रुपए, टोटल कॉस्ट 8 रुपए, तो कितना प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, 2 लाख रुपए आपका हो जाएगा। अच्छा, तीसरा ये क्या कह रहा है, अगर इस फॉर्मूले पे करते हैं, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू यूनिट प्रॉफिट, इस फॉर्मूले को लगा के अगर करते हैं तो कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, तो देखो एग्जिस्टिंग आपका जो है 4 रुपए से जितना भी ज्यादा आपकी सेल प्राइस आ रहा है या ट्रांसफर प्राइस आ रहा है उसको, उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा पर यूनिट, और 50,000 आपकी यूनिट से तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस फॉर्मूले को जैसे यहाँ दिया वैसे ही रख लीजिए, एग्जिस्टिंग कॉस्ट 8 रुपए है, और आपका ये प्रिपेयरिंग कॉस्ट देखिए, आपका देखिए ये आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट 8 रुपए है, प्रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी जो है, प्रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो 8 रुपए ही तो बनेगी आपकी, 8 रुपए प्रिपेयरिंग कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट जो है आपकी, जो आपकी टोटल कॉस्ट है ये यहाँ दी हुई है, ये वाला टोटल कॉस्ट है 12 रुपए, टोटल कॉस्ट आपकी 12 रुपए है, 12 रुपए कहाँ से आ रही है, देखिए 16 रुपए आपका ये है, और ये आपका 4 रुपए प्रॉफिट है, तो 12 रुपए टोटल कॉस्ट होगी। भाई एक तो आपकी एग्जिस्ट ये वाली कॉस्ट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट, और कुछ बाकी कॉस्ट होंगी जिसको मिला के 8 रुपए तो आपकी ये कॉस्ट आ रही, 4 रुपए और कुछ कॉस्ट होगी, 12 होगी, और 4 का प्रॉफिट है। तो अगर इस फॉर्मूले को सीधा सीधा यहाँ फिट कर दीजिए जैसे रखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि आपका जो है ये 8 रुपए एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, 12 रुपए टोटल कॉस्ट है, 4 रुपए प्रॉफिट है, तो आपका जो ट्रांसफर प्राइस आ गया 10 रुपए 67 पैसे आ गया, 10.67, मार्जिनल कॉस्ट को एज ए रेफरेंस घटा दीजिए तो 6.67 रुपए 6.67 रुपए पर यूनिट आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 3,33,500 प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या है, at an agreed market price of 8.5 assume that no increase in the fixed cost, तो आप मार्जिनल कॉस्ट के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, 4 रुपए 50 पैसे, तो 4 रुपए 50 पैसे 4.5 इंटू 50,000, तो 2,25,000 रुपए आपका प्रॉफिट इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके चारों पांचों सवाल जो भी हैं छोटे छोटे पार्ट हो गए, तो इसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं था। अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। Now I am on illustration number 49. A company with the 2 manufacturing division is organized on the profit center basis. मतलब profit center basis का मतलब हो गया वो decentralized department में काम कर रही है जहाँ पे आपका transfer pricing यूज होता है। Division A is the only source for the supply of the component that is used in the division B in the manufacture of product
KLIM नाम का एक ये बी जो डिवीजन है ये प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी जो रॉ मटेरियल जो भी एक कंपोनेंट ए बनाती है जो बी केवल यूज करती है। मतलब अगर बी को वो खरीदना है तो वो ए से ही खरीदेगी, उसके पास और कोई इट द ओनली सोर्स केवल ए ही डिवीजन है जो जहाँ से ये खरीद सकती है। वन ऑफ सच पार्ट इज यूज इन ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट KLIM। जो ए ये बनाती है वो बी वाले में बी डिवीजन यूज कर लेती है, उसको पर यूनिट मतलब एक पार्ट ही लगता है। एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज नॉट स्टडी, द डिवीजन बी कैन ऑब्टेन द ऑर्डर फॉर इंक्रीज क्वांटिटी ओनली बाय इंक्रीज स्पेंडिंग द मोर ऑन द सेल प्रमोशन। कह रहे डिवीजन बी जो है वो आपके ऑर्डर्स को जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर सकती है अगर वो सेल प्रमोशन पे ज़्यादा खर्चा करे और सेल प्राइस को अपने रिड्यूस कर दे। तो ये कह रहा है कि मार्केट की डिमांड स्टडी नहीं है, ये डिपेंड इलास्टिक डिमांड है। एक तरह से इलास्टिक डिमांड वो होती है जो प्राइस बढ़ाने से घटती है और घटाने से बढ़ती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, वो इस तरह की एक डिमांड है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन बी हैज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ द सेल क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइसेस। क्योंकि आपकी जो ये डिमांड है वो डिपेंड कर रही है कि आप सेल प्राइस क्या रखते हैं, ठीक है। तो उससे उन्होंने एक डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स पे डिफरेंट डिफरेंट सेल प्राइस पे अपना एक ये बजट बनाया है, ठीक है, सेल का। तो इन्होंने बनाया है कि सेल यूनिट अगर पर डे इनको 1000 करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आएगा इनका। अगर ये 5 रुपये 25 पैसे का 5.25 का बेचेंगे तो दे शैल बी एबल टू सेल ओनली 1000 यूनिट। अकॉर्डिंगली 2000 यूनिट के लिए 3.98, 3000 के लिए 3.30, 4000 के लिए 2.78, 5000 के लिए 2.40, 6000 के लिए 2.01। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ KLIM इन द डिवीजन बी इज 3750 for the first 1000 unit and 750 per 1000 in excess of 1000 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि पहली अगर 1000 यूनिट बनाते हैं, डिवीजन बी जो 1000 यूनिट अगर बनाती है ये वाली या सेल करती है तो बनाएगी सेल करने के लिए, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी 1000 के लिए, क्या होगी 3750, ये कॉस्ट होगी 1000 के लिए। और उसके बाद जितने ये प्लस 1000 करेगी इसमें पर 1000 के लिए और क्या उसको करना पड़ेगा, ये कॉस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब 2000 के लिए क्या कॉस्ट होगी, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, मतलब 3750 प्लस 750। अगर वो 3000 करना चाहती है तो 3750 प्लस 750 प्लस 750। डिवीजन ए इनकर टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 per day for an output of 1000 component, and the total cost will increase by 9000 per day for every additional 1000 component। तो जो आपकी ए डिवीजन है, ए डिवीजन जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है कि वो 1000 के लिए कितना उसका कॉस्ट आएगा, 1000 के लिए उसका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका कहाँ दिया था, ये रहा 1500, ठीक है 1500, और प्लस एवरी एडिशनल आपका जो एवरी एडिशनल 1000 के लिए कितना कॉस्ट आएगा प्लस 900, ठीक है। तो अगर आप 3000 बनाना चाहते हैं तो कितना आएगा 1500 प्लस 900 प्लस 900। तो इस तरह से इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा। The manager of division A state that the operating result of his division will be optimized if the transfer price of the component is set to be 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट। कह रहा है ए डिवीजन का जो मैनेजर है उसने ऐसा डिटरमाइन किया है, उसने ऐसा निकाला है कि मेरी डिवीजन की परफॉर्मेंस ए वाले की परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी। क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी अगर आप ये वाला प्राइस सेट कर दोगे। and has accordingly set the aforesaid transfer price for the supply to the component of A। क्योंकि इसने प्राइस निकाला तो इसने फिर इसी पे सेट कर दिया। तो यानी कि ए जो सप्लाई करेगा बी को, ए जो सप्लाई करेगा बी डिवीजन को, वो कितने प्राइस पे करेगा, ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगा उसका, ट्रांसफर प्राइस रहेगा 1 रुपये 1.20 पर यूनिट, 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट का ट्रांसफर प्राइस रहेगा, ठीक है। अच्छा ये तो इन्होंने हमें बताया, हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू, यही तो काम करना है। प्रिपेयर्ड ए शेड्यूल शोइंग द
प्रॉफिटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक शेड्यूल बनाना है प्रॉफिटेबिलिटी का हर एक लेवल पे। लेवल कौन से, ये जो लेवल दिए हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, इस लेवल पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी का शेड्यूल बनाना है डिवीजन ए और डिवीजन बी के लिए। और क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज ए होल, पूरी कंपनी की मतलब दोनों डिवीजन की, एट द आउटपुट लेवल विच डिवीजन ए प्रॉफिट इज मैक्सिमम, उस लेवल पे जहां पे, उस लेवल पे बताना है जहां कंपनी कंपनी मतलब डिवीजन ए का प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमम हो उस लेवल पे कंपनी का क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और जहां पे डिवीजन बी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो उस लेवल पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है, और क्या बताना है, तीसरा सवाल और पूछ रहे हैं आपसे, इफ द कंपनी नॉट ऑर्गेनाइज ऑन द प्रॉफिट सेंटर बेसिस, कह रहा है प्रॉफिट सेंटर अगर डिसेंट्रलाइज ना हो, द लेवल व्हाट लेवल ऑफ द आउटपुट वुड चूजन टू यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या आउटपुट लेवल चूज करना पड़ेगा। तो ये एक सवाल है। तो इसको पहला तो बहुत आसानी से पूछ रहा है कि आपको ईच डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी आप बता दो, तो आप बता दो पहले ए की। देखो ए में आप अगर 1000 बनाएगा और आपका सेलिंग प्राइस कितना है 1.2 रुपये पर यूनिट है, ये वाला सवाल मैं कर रहा हूँ अभी आपको ना, ये वाला पार्ट में कर दे रहा हूँ, ये दिस पार्ट आई एम डूइंग अप्रोचिंग राइट। तो ये क्या है कि आपका 1.2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.2 ये बी को सेल करेगा ना, ए किसको सेल करेगा, बी को सेल करेगा भाई, ए किसको सेल करेगा, बी को सेल करेगा। 1.2 से इसको सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तो इसका रेवेन्यू हो जाएगा 1.2 इंटू 1000, 12,000, 2400, 3600, 4800 एंड 6000 है 5। और इसकी कॉस्ट क्या होगी, देखो जब ये पहले बनाएगा 1000 पे इसकी कॉस्ट क्या दी हुई थी 1500 रुपये, और फिर हर एक लेवल पे 900 रुपये इसमें जोड़ते जाओ पर 1000 के लिए, तो प्लस 900 करो यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस 900 हो जाएंगे इसके, इसमें प्लस 900 करो, इसमें प्लस 900 करो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसमें आपका ये सेल हो गया, ये कॉस्ट होगी, तो इसमें देखो इसमें लॉस हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आपका ये 300 रुपये का प्रॉफिट, या 600 रुपये का प्रॉफिट, या 900 रुपये का प्रॉफिट। तो इसकी बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, 900 रुपये। ठीक है, एट 5000 के लेवल पे राइट। अच्छा 6000 पे भी इन्होंने निकाली है तो कोई बात नहीं, आप ये इसमें 900 आप 900 जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। जो आपका ये तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी को सेल आ जाएगी जो इसका रेवेन्यू होगा, और इसमें आप कॉस्ट में 9000 जोड़ दीजिए तो ये 6000 आ जाएगा, तो आपको 1200 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि आपकी मैक्सिमम ए डिवीजन को कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, 6000 के लेवल पे। ठीक है, और कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, ये प्रॉफिट हो रहा होगा आपको 1200 रुपीज़ का। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अब आप प्रॉफिट सेम काम आप बी के साथ करते हैं, तो बी का आपका क्या कॉस्ट आती है भाई, बी को तो दो, बी की एक तो अपनी कॉस्ट है प्लस ए डिवीजन से उसने सामान लिया उसकी कॉस्ट है। तो जब वो अपनी कॉस्ट कितनी है उसकी अच्छा इसका सेल प्राइस दिया है क्या इन्होंने, अच्छा ये दिया हुआ देखो, अब ये बी बेच रहा है, बी तो इन प्राइसों पे बेचेगा, तो 1000 के लेवल पे इतना करेगा, 2000 के लेवल पे ये तो रिवेन्यू के डाटा आ जाएंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों डाटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवेन्यू आपका आ जाएगा 1000 इंटू 5.25, तो ये आपका रिवेन्यू आ रहा होगा बी डिवीजन के लिए। तो ये तो सिंपल, आप जो वहाँ से रेट हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी ये सेल्स आ जाएगी। अच्छा ट्रांसफर प्राइस क्या होगा इनके लिए, ट्रांसफर प्राइस तो आपने ये निकाला ही हुआ है, ये वाला जो इनको सेल है वो उनको इनपुट है, तो ये वाला जो आपका कॉलम है ये वाले कॉलम में जो आपकी सेल वैल्यू है, जो आपने सेल ए डिवीजन ने किया वो बी के लिए कॉस्ट बन जाएगी ना भाई, ये वैल्यू जो है बी के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी यहाँ बी के लिए। तो ये इसके लिए ये सेल आपका ये ट्रांसफर प्राइस हो गया। और इनके अपने खर्चे क्या हैं, अपने खर्चे बी डिवीजन के जो हैं, देखो ये दिया हुआ है 1000 पर 1000 के लिए 3750 प्लस 750 पर 1000 एडिशनल, तो 3750 इसकी ये अपनी कॉस्ट होगी, प्लस इसमें आप हर कॉलम में आप 750 जोड़ते चले जाइए। तो जब आप हर रो में, सॉरी नॉट कॉलम में, जब आप
इसमें 750 जोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें आप 750 जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस इसमें ये 750 अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब ये आपका ये ट्रांसफर प्राइस हो गया और ये अपनी कॉस्ट हो गई, तो ये इन दोनों को सम करेंगे, ये दोनों कॉलम सॉरी रो, तो ये कॉस्ट आ जाएगी। और फिर आपका ये इनकी सेल है जो इन्होंने एक्सटर्नल मार्केट को की, तो इस टोटल कॉस्ट माइनस सेल माइनस टोटल कॉस्ट, ये आपका सेल माइनस ये आपका टोटल कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ गया 3000, 1060, 1050, 320, 750 का लॉस है और 2640 का लॉस है। तो आप देख रहे हैं कि भाई इसकी जो एक ही प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है मैक्सिमम, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे है, इस लेवल पे है, ठीक है। तो अब डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी अगर निकालनी हो तो जैसे आपने तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिवीजन की निकाल दी, अब आप प्रॉफिटेबिलिटी एज ए कंपनी की निकालना चाहते हैं। भाई देखो इसने कहा था यहाँ पे दूसरे सवाल में कि फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी एज ए होल एट द आउटपुट लेवल विद द डिवीजन ए का प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो डिवीजन ए का प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम है, 600 पे, कितना 6000 पे सॉरी, और कितना प्रॉफिट है 1200 रुपए, लेकिन 6000 पे बी का कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है लॉस है 2660। तो नेट कंपनी का क्या हुआ 1200 रुपए का ए डिवीजन का प्रॉफिट, और ये जो 6000 के लेवल पे 6000 लेवल का आउटपुट पे क्या है, ये देखिए 6000 के लेवल पे 1200 रुपए तो ए डिवीजन का प्रॉफिट है और 2640 रुपए जो है ये बी डिवीजन का लॉस है। तो टोटल आपका जो इनफैक्ट लॉस है कंपनी को 1440 रुपए का है। अब बी डिवीजन का प्रॉफिट जहां मैक्सिमम है वहां पे उस लेवल पे देखो, तो बी डिवीजन का प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम है, इस लेवल पे है, तो 2000 के लेवल पे। तो 2000 के लेवल पे आप देखो ए डिवीजन का प्रॉफिट कितना है 2000 के लेवल पे, ए डिवीजन का प्रॉफिट है ही नहीं है, तो यानी कि ए डिवीजन का प्रॉफिट 0 और बी डिवीजन का प्रॉफिट 1060। तो आपका कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, ए डिवीजन का प्रॉफिट प्लस बी डिवीजन का प्रॉफिट, ठीक है, कितना हो गया ए डिवीजन का प्रॉफिट प्लस बी डिवीजन का प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा इनका सवाल कुछ पूछते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, इफ द कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रॉफिट सेंटर बेसिस व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट शुड बी टू आउटपुट विल बी चूजन टू यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। कह रहा अगर प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से काम ना करें तो कैसे करेंगे, तो देखो आप देख लो इंडिपेंडेंटली इनके निकाल दो, आप ए का बी का जोड़ दो, सिंपल सिंपल हर एक एक्टिविटी पे, है ना। इस लेवल पे 1000 के लेवल पे यहाँ 300 का लॉस है, 300 का फायदा है 0, 2000 के लेवल पे 0, 1060, 1060 टोटल हो गया। तो जस्ट इट इज नथिंग बट जस्ट पुट योर इनफैक्ट डाटा एंड मेक सम द प्रॉफिट ऑफ these two division, तो यू विल गेट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो आप देखेंगे कि 3000 के लेवल पे वी हैव ए मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1350, तो द बेस्ट आउटपुट इज एट द 3000 यूनिट के लेवल पे आपका ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल लेके चलता हूँ। नाउ आई एम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 50। ए डिवीजन ए इज द प्रॉफिट सेंटर, जो कि आप जानते ही हैं जिसके हम सवाल कर रहे हैं, विच प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। ये जो आपकी ए डिवीजन है ये 3 प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन से बनाती है, ये बनाती है एक्स भी बनाती है, ये वाई भी बनाती है, ये जेड भी बनाती है। एक्सटर्नल मार्केट में जो ये बेच रही है 48 रुपए का, 46 रुपए का और 40 रुपए का बेच रही है। वेरिएबल जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की वो आ रही है, या डिवीजन को जो आ रही है वो एक्स के लिए 33, 24 और 28 आ रही है। लेबर आवर रिक्वायर्ड इन डिवीजन ए, इनके लिए एक्स के लिए 3, 3, 4 एंड दिस 2, राइट। प्रोडक्ट वाई कैन बी transfer to division B, but the maximum quantity that might be required for the transfer is 300 यूनिट। कह रहा है ये Y वाला प्रोडक्ट है, ये वाला Y जो हम बना रहे हैं इसको हम अपनी इंटरनल डिवीजन B को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसकी 300 क्वांटिटी ही ट्रांसफर हो पाएंगी, ठीक है। अच्छा, और मैक्सिमम सेल जो एक्सटर्नल अवेलेबल है वो कितनी है, 800, 500 और 300 यूनिट। भाई बाकी जो ये तो हम बनाते हैं एक्सटर्नल मार्केट का प्राइस ये है, और हमारी जो डिमांड है वो जो हम सॉरी हम मार्केट में डिमांड है वो कितनी है, 8000 यूनिट, सॉरी 800 यूनिट, 500 यूनिट और 300 यूनिट। और बी को बी डिवीजन जो है उसको हम इंटरनली 300 यूनिट वाई की ट्रांसफर कर सकते हैं।
instead of the receiving the transfer instead of receiving transfer of product Y from the division A, division B could buy the similar product in the open market at a slightly cheaper price of 45 रुपीज़। भाई इनकी तो वेरिएबल कॉस्ट ही 46 रुपये आ रही है, लेकिन मार्केट में जो डिवीजन बी है ये 45 रुपये का इसको खरीद सकती है, इसको अवेलेबल हो जा रहा है 45 रुपीज़ का। What should be the transfer price? What should be the transfer price for each unit of 300 unit of Y if total hours available in the division A are 3800 आवर एंड 5600 आवर। तो अब ये आपका ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सवाल आ गया, इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग भी है साथ में, आप ये मान के चलिए। तो आप इस सवाल को समझे कि नहीं समझे? पहले तो ये बता रहा है कि भाई ए डिवीजन जो है 3 प्रोडक्ट बनाती है एक्स वाई जेड, जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, और इसकी जो डिमांड है वो डिमांड दे रखी है मार्केट में 800 यूनिट, 500 यूनिट और 300 यूनिट। इसके अलावा ये अपनी इंटरनल डिवीजन बी को 300 यूनिट वाई की ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि इसका वेरिएबल कॉस्ट ही जो है 46 रुपये है, और मार्केट में ये स्लाइटली लोअर प्राइस में मिल जा रहा है, मार्केट में ये स्लाइटली लोअर प्राइस 45 रुपये में मिल जा रहा है। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास इतने घंटे अवेलेबल हों, केवल 3800 घंटे अवेलेबल हों डिवीजन ए के पास, और दूसरे केस में 5600 अवेलेबल हो, तो कितने यूनिट हमें ट्रांसफर करने चाहिए और क्या ट्रांसफर प्राइस रहना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए बेसिकली 300 यूनिट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है, वैसे तो मार्जिनल कॉस्टिंग से लेके कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाएगा। मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है एक्स वाई जेड के लिए, वेरिएबल कॉस्ट आपकी दी हुई है, कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं। मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ कि सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकाल करेंगे तो मतलब अगर मैं कहूँ तो आइडली दिस माइनस दिस इज कॉल्ड योर दिस कंट्रीब्यूशन 15, 22 और 12। एंड लेबर आवर जो यूज हो रहे हैं 3, 4 एंड 2, तो इसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की रैंकिंग कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके आ जाएगा 6। तो इससे रैंक देखेंगे, अगर आप रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग क्यों कर रहे हैं कि आपके पास रिसोर्स ये लिमिटेड है, इसमें आप प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करेंगे अपना, तो आपके रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, जब आपके पास 3800 घंटे अवेलेबल है, तो बताइए जब आपके पास 3800 घंटे अवेलेबल हैं तो आप क्या करेंगे? पहले आप देखिए मार्केट में आप डिमांड जो है कितनी है, मार्केट में आपकी जो डिमांड है वो है 800 यूनिट, 500 यूनिट और 300 यूनिट। सबसे पहले 300 यूनिट आप बनाइए। 300 यूनिट के लिए 2 घंटा लगता है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो 600 घंटे तो यहाँ यूज हो गए। फिर आप वाई के लिए बनाइए, वाई का आपका डिमांड है 500, तो 500 में कितना हो गया, 500 इंटू 4 घंटा पर यूनिट यहाँ आपका लगता है एक वो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 4 इंटू 500 इज द डिमांड, तो दिस इज 2000, तो 2600 घंटे बचे। अब आपके पास है 3800, है ना, और यहाँ जो डिमांड है वो डिमांड है आपकी कितनी, 800, तो 800 इंटू 3 तो 2400, तो आपके कितने घंटे कंज्यूम हो गए, 5000 घंटे कंज्यूम हो गए। तो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं है एक्सटर्नल सेल्स के लिए। ठीक है, हमारी कैपेसिटी क्या है, एक्सटर्नल सेल्स के लिए ही सफिशिएंट नहीं है। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर 300 units of Y, 1200 hours are required in which the division A will give up the production of X to the extent। अब अगर हमारे घंटे ही ये जो है हमारे पास जो अवेलेबल हैं 3800 घंटे हैं, 2600 हमारे यहाँ तक आ जा रहे हैं, अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करेंगे 300 यूनिट का तो हम रैंक 3rd वाले प्रोडक्ट को छोड़ेंगे। पर रैंक 3rd वाले प्रोडक्ट में मुझे इनफैक्ट कम मार्जिन मिलता है, कंट्रीब्यूशन कम है, या एब्सोल्यूट अगर देखोगे तो 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और वो आप देखो तो 45 रुपए का उसको बाहर से मिल रहा था। तो मेरे तो बाहर के बनाने के लिए घंटे है ही नहीं, अगर मैं इंटरनल डिपार्टमेंट को बेचूंगा तो मैं इस प्रोडक्ट को नहीं बनाऊंगा, तो इस प्रोडक्ट को कितना नहीं बनाऊंगा, मुझे कितने घंटे चाहिए, अगर मैं 300 यूनिट अपनी इंटरनल ट्रांसफर करना चाहता हूँ 300 इंटू 4, मुझे कितने घंटे चाहिए, 1200 घंटे चाहिए। ठीक है, तो 1200 घंटे मैं सेक्रीफाइस कहाँ से करूंगा, एक्स से करूंगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो फोरगोन होगा
भाई इसका कंट्रीब्यूशन भी तो फोरगोन होगा ना फिर मेरे लिए। तो मेरा ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए? भाई ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए, एक तो वेरिएबल कॉस्ट तो होनी चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट जो 24 रुपए है एक तो वो हो जाएगी, ठीक है। और फिर प्लस जो मैं ये कंट्रीब्यूशन 5 रुपए है, ये 5 रुपए पर घंटा जो फोरगोन कर रहा हूँ, इसको इसको बाहर बेचता तो 5 रुपए का मिल रहा था, तो ये जोड़ दूंगा मैं। तो 5,500 5 इंटू 1200, 5 इंटू 1200, 1200 कहाँ से आया है? क्योंकि मैं अगर 300 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितने घंटे चाहिएंगे वाई के लिए? 1200 घंटे, तो 1200 इंटू 5, ठीक है, तो 6,000 जो है आपको कंट्रीब्यूशन फोरगोन करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा 300 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट कितना हो गया? 20 रुपए आपका ये कंट्रीब्यूशन आपने लॉस्ट किया। अगर आप ये एक्सटर्नल डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रहे तो यहाँ आपको ये लॉस करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ इसको बनाते हैं, इंटरनल कस्टमर को देते हैं और बाहर को नहीं बेचते हैं। तो आपका टोटल जो कॉस्ट आएगी इस पे ट्रांसफर होना चाहिए, किस पे ट्रांसफर होना चाहिए? इस पे ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने लॉस्ट की है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर मार्केट में आप इसको इनफैक्ट बेचते तो आपका कंट्रीब्यूशन इतना मिल जाता, तो उतना लॉस हो रहा, तो एटलीस्ट उस पर मुझे ट्रांसफर करना चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट तो हाई है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, अगर आपके पास घंटे जो हैं 5600 हैं, अगर 5600 घंटे आपके पास हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए आपके पास क्या होगा, टोटल आपके पास 5000 घंटे में तो एक्सटर्नल डिमांड पूरी हो जा रही है, तो रिमेनिंग घंटे कितने बचे आपके पास? रिमेनिंग घंटे बचे आपके पास 600। 600 घंटे में कितने बन पाएंगे? 600 हमें, और अगर हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए 1200 घंटे। तो देखो ये जो 5600 घंटे हैं एक्सटर्नल डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे कितने घंटे लग जाएंगे? 5000, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किए हैं। तो मेरे पास 600 घंटे बच रहे हैं, ठीक है, तो 600 घंटे बच रहे हैं। तो ये अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, तो अगर मैं इंटरनल नहीं बेचूंगा बी डिवीजन को, तो ये लॉस्ट हो जाएंगे, तो इसकी तो कॉस्ट हो गई जीरो, ठीक है भैया। लेकिन अगर मैं बाकी 600 घंटे कहाँ से लाऊंगा? वो एक्स को सेक्रीफाइस करूंगा, तो एक्स के पर घंटे की जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? 600 रुपये। तो मुझे 3000 रुपये का यहाँ ये लॉस होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 3000 डिवाइडेड बाय 300 रुपीज। तो आपकी ये 10 रुपये पर यूनिट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा इस केस में? 34 रुपये। तो रिक्वायर्ड ट्रांसफर प्राइस इन दिस केस इज 34 रुपये। So this is a very simple question. I think I am able to explain. I believe the class is going length is going to increase. So we will see our next example in next class. Thank you. Thank you very much.